अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा बात करें इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जहां पर अमरीकी सदर एक तरफ अब जंगबंदी का इशारा कर रहे हैं और उसी के साथ साथ दोबारा कुछ महदूद हमले ईरान पर करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने बड़ा वाज़े किया है कि अब सीज़ फायर के बाद ये जंग ख़त्म हो चुकी है और जो कोई तोसी का मामला है उसकी तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर साथ साथ ये इशारे देना कि हम फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ करेंगे और ये सारा का सारा मामला इस वक्त ज़ेर गौर है। ईरान की तरफ से भरपूर जवाब आया और ईरान ने भी वाज़े किया है कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो ईरान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल में जो ईरानी मीडिया है उसका आज का दावा ये है कि उसने कुछ नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका तक पहुँचेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो बात मुसलसल करते आ रहे हैं, अमरीकी सदर, उनका ये कहना है कि अब टेलीफोन पर हमारे बैक चैनल राब्ते हैं, 18 घंटे की तवील फ़्लाइट लेकर कहीं जाकर एक कागज़ का टुकड़ा रिसीव करने की और उस पर बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान बहरहाल इस सब में अब भी सेंटर स्टेज है और वाज़े किया गया है, पहले अमेरिका की तरफ से कर दिया गया था और अब ईरान की तरफ से भी इस बात को वाज़े किया गया है कि बहुत सारे ममालिक जंगबंदी के लिए कोशा है, लेकिन एक ही सालिस है और वो पाकिस्तान है इस सारे मामले में। अब चूँकि वक्त गुज़रता जा रहा है, उसके असरात बढ़ते जा रहे हैं इस जंग के, जिनमें हम बड़ा वाज़े तौर पर पेट्रोल फ़ी डॉलर जो ऑयल की कीमतें हैं, फ़ी बैरल, उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा देख रहे हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पहले ही रिकॉर्ड एक हाई सतह पर पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस थी। कल एक कियोस की सिचुएशन हमें दोबारा से नज़र आई पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े, और उसके बाद एक इजाफ़ा मज़ीद हमें देखने को मिला, लेकिन मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्के है। महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर है जिसने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इस सब से नबर्द आज़मा होना या इसको डील करना, चाहे हम किफ़ायत शारी मुहिम करें या बाकी ऐसे इक़दाम करें, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। और जो टारगेटेड सब्सिडी की बात की जाती है कि मुस्तहिकीन तक जो सब्सिडी है या कोई रिलीफ़ है वो मिले, उसकी भी कोई बहुत वाज़ेह सूरत नज़र नहीं आ रही। जो कि इक़दामात हैं वो बड़ी हद तक एक आई वॉश ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त गरीब की तो बात एक तरफ, पाकिस्तान में कमोबेश सभी की चीखें इस वक्त महंगाई से निकल रही हैं। गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है इस सारे मामले में, जो एक बड़ा और अहम सवाल है। द क्वेश्चन रिमेंस देयर। मैं चाहूँगा तफसील से एक तो हम इस सारी सूरत हाल पर जो मशरिक़ वस्ता की एक सूरत हाल है उस पर हम बात करें और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर महंगाई, और महंगाई भी जो पाकिस्तान में जिस हद तक असरअंदाज हो रही है उस पर हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपके वक्त का। डॉक्टर सलमान शाह साहब सीनियर इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ज़रार खोड़ो साहब सीनियर तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ, एक तरफ मज़ीद तोसी की ज़रूरत नहीं, जंगबंदी के बाद जंग ख़त्म हो चुकी है, फिर मज़ीद फ़िज़ाई हमलों पर गौर, ये तमाम तर चीज़ें, एंड दिस इज़ नथिंग न्यू। हमने जंग में भी देखा कि सुबह कुछ और बयान होता था डोनाल्ड ट्रंप का, शाम को कुछ और इसके दरमियान भी अगर कहीं वक्त मिले तो वो सोशल मीडिया पर फिर एक और तीसरा बयान भी दाग देते थे। यही सब कुछ चल रहा है और अगर ये समझ लिया जाए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के एक बैक चैनल राब्ते हैं या सालसी है वो पाकिस्तान के ज़रिए हैं और कोशिशें हैं, सिर्फ अब एक नुक्ते पर आने की देर है जहाँ पर दोनों ममालिक आ जाए और एक मुआहिदा साइन हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, महज बयानबाजी है। देखिए आसान बात यह है कि आपने ये देख लें कि आपकी मुझे पूरी बात बाउंस बैक कर रही है। कैन यू पुट इट राइट प्लीज? जी जी पूरी प्लीज़। बाउंस बैक कर रही है बात मेरी। जी ब्रिगेड साहब। देखें, बात यह है कि वी मस्ट नो कि जंग बंदी जब होती है उसके बाद आप कोई भी चालंगेजी नहीं कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर ब्लॉकेट लगा हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर तो वो लगा रहेगा। जी अगर जो ब्लॉकेट किया ईरान ने, अमेरिका ने किया है, दैट इज नॉट वारंटेड, उसके बाद ये किया गया है। फिर आपने पूरा ओवरऑल ब्लॉकेट लगा दिया ईरान का कि ईरान में ना कुछ शिप आ सकता है ना जा सकता है। आई वुड से कि ये टोटल सीज फायर की वॉलेशन है। हमने लड़ाई में यही देखा है कि जब भी सीज फायर होती है, जहां पर जो जैसे होता है वहाँ सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। उसके बाद यू कांट डू एनीथिंग ऑफेंसिव या प्रोवोकेटिव जिससे फिर माहौल ख़राब हो। अगर आप उनके जहाज़ पकड़ रहे हैं, उनकी जहाज़ के लोगों को बंद कर रहे हैं,
उनके अमले को आपने अभी तक पकड़ पर जरमाल बनाया हुआ है। और उसके बाद आप डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके बाद आप इस तरीके से अभी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, चलिए वो तो आई डोंट माइंड कि आप जितनी मर्जी पोस्टरिंग कर लें, आप मसल फ्लैक्सिंग कर लें, प्रेशर टैक्टिक्स कर लें, वो आप करते रहें, लेकिन ये जो आप एक्ट कर रहे हैं जिसमें आप ये चाह रहे हैं कि ईरान या तो रिटेलिएट करे, जब आप एक इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करते हैं जिसको हम फौजी जबान में इसको इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, कि आप इतना स्ट्रैंगुलेट कर दें कि वो जब आपके इशारा दबाना शुरू करते हैं देन वो रिटेलिएट करता है। तो एक तो या आप ये चाहते हैं, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट हर एक जी आज हम बड़ा सख्त प्लानिंग कर रहे हैं अटैक करने की। उसके बाद अभी सेनेट में भी आपके सामने कांग्रेस में कितनी गर्मागर्म बहस हो रही है, पीछे अक्सर के साथ आप देख लें उनके साथ कितनी डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन के साथ हुई है बातचीत हुई है। जी। और अभी जंगबंदी जो है इस वक्त ऑनेस्टली आई फील कि ये जंगबंदी इज नॉट देयर। जब आपने ब्लॉकेट लगा दिया और आपने हर चीज रोक दी है, तो दूसरा somebody कैन रिटेलिएट करेगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए दोनों जंग चाहते भी नहीं है, ये भी आई एग्री विद यू। सो अच्छा, और लेकिन ब्रिगेड अमेरिका के साहब, पास एक जो चीज है, अमेरिका देखिए से जहां भी स्टेलमेंट हुआ हुआ है जो ना, लेट ब्रिगेड मी साहब टेल यू वेरी अमेरिका से भी फ्रैंकली, जो बात आ रही इट है इज वो वाज़े तौर पर यही है ये कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं, ये अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं ईरान को और चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर डील ले लें। अब ये उनका एक स्टाइल है, कह लें कि एक बड़े डिफरेंट नोयत के वो एक सियासी लीडर हैं, सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं। बस हम ये समझ लें कि हाँ, ये एक उनका दुनिया से हट के एक अनोखा तरीकाकार है, वो इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। देखें अरसलान, बात ये है कि उनकी वो व्हाट इज वांट, ही जस्ट वांट वन फेदर इन द कैप एंड दैट इज कि उन्होंने 460 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ईरान से शिफ्ट करके अमेरिका में शिफ्ट करा दिया है, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वांट। अगर ये हो जाता है देन ही इज अ फेदर इन द कैप कि देखें मैंने उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाने की ख़त्म कर दी, एटम बनाने की कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी। आई हैव वन द वॉर, मैंने अपनी टर्म में निगोशिएशन कर ली, मैंने हमेशा के लिए इसराइल को जो है वो न्यूक्लियर से या यूरोप को इस थ्रेट से ख़त्म कर दिया। दैट इज़ द थिंग ही वांट्स टू गो to the American public. He want to go to Senate. He want to go to Congress. He want to make it an election campaign, election slogan कि मैंने देखें जो कोई 47 years से नहीं कर सका, I have done it because he has not won the war. It's very clear about it. War objective तो पूरे नहीं कर सके। उनके बाद ये एक स्लोगन है जिस पर ये कह सकते हैं कि मैंने हमेशा के लिए एक न्यूक्लियर थ्रेट जो था वो ख़त्म कर दिया है, चाहे वो इसराइल के लिए हो, यूरोप भी से अनकम्फर्टेबल था और अमेरिकन को भी था डर के जी किसी को कुछ भी हो सकता है। सो लेकिन बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव थे कि ईरान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म कर दो, लड़ाई करके वो नहीं कर सके, मिसाइल कैपेसिटी ख़त्म कर दो, बॉम्बिंग करके नहीं कर सके, ईरान रजीम जो चाह रहे थे ख़त्म कर ले, उन्होंने काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया, लेकिन नई रजीम बहुत पीसफुल और सही तरीके से वो काम कर रही है। यानी कि ब्रिगेड साहब, इस जो आपने कहा कि जो फीदर इन कैप उनको चाहिए, अब ये समझ लिया जाए कि बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो जो इनरिच्ड यूरेनियम है, यहाँ तक भी बात आई थी फर्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग में इस्लामाबाद में हमें सुनने को मिली कि शायद ईरान ये मान गया है कि वो किसी और मुल्क को दे देगा, लेकिन वो अमेरिका को कतन नहीं देगा। तो फिर एक डेडलॉक ही इसको समझें, और ये बड़ा ही एक मुश्किल मुतालबा है। जी, गुफ्तगू सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। कम बैक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं डॉक्टर साहब की जानिब जाता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो वो है जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जंग और उसके असरात। पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से मुतासर है, पहले ही रिकॉर्ड हाई पेट्रोल प्राइसेस, उसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान, और कल फिर ये कि दोबारा से पेट्रोल प्राइसेस ने बढ़ना है। 40-50 रुपये का सुन रहे थे, 6 रुपये पे बात बनी, लेकिन कुछ भी हो सकता था। और वो फिर जो कुछ हमें सभी शहरों में, छोटे बड़े इलाकों में नज़र आया, जिस तरह से लोग लाइनों में, कतारों में थे, एक तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का डर, फिर एक फेक ख़बरें सोशल मीडिया पर कि स्ट्राइक होने जा रही है 5-7 दिन की और शायद पेट्रोल नहीं मिलेगा। इतना इम्पैक्ट ये हम इसमें, देयर इज़ नो डाउट कि भारत में भी असरात हैं, यूरोप तक में असरात बाकी ममालिक में हैं, बट हम, इज़ इट बिकॉज ऑफ द पुअर प्लानिंग जो होती नहीं है हमारी, या हम प्रिपेयर्ड नहीं होते इन लॉन्गर रन चीज़ों के लिए, ये वजह है कि ये सब कुछ हम ज़्यादा इस वक्त फेस कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की इन पर्टिकुलर बात करना चाहूँ। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हम इस एक्सटर्नल शॉक
को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी इकॉनमी जो है वो एक किस्म की डोल्ड्रम्स में है, और हमारे पास IMF प्रोग्राम चल रहा है जिसका मतलब यही है कि आप इंटेंसिव केयर यूनिट में अभी भी बैठे। सो उस लिहाज से 3-4 साल से ये IMF प्रोग्राम चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी कोताही है IMF की भी और हुकूमत की भी कि हम रेजिलियंस नहीं कर, अपनी इकॉनमी को रेजिलियंट नहीं बना सके। हमारे रिजर्व्स जो हैं वो असूली तौर पे अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो कम से कम 5-6 महीने के रिजर्व्स होने चाहिए इंपोर्ट्स के लिहाज से। तो राइट। हमारे तो रिजर्व्स 2-2.5 महीने के भी नहीं हैं। सो जाहिर है कि जब हमें एक्सटर्नल तेल की कीमतें देनी पड़ेंगी 500-600, अभी पढ़ रहा था मैं कि हर हफ्ते तकरीबन 800-900 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया आपका बिल, तो जाहिर है कि आपके रिजर्व्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से गिरेंगे। तो ये पहले भी हमने देखा कि जब रिजर्व्स गिरते हैं तो आपकी इकॉनमी बिल्कुल हिल जाती है। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप उसकी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करें कि रिजर्व्स जो हैं वो थोड़े बहुत महफूज रहें, और जितना आपने प्रोजेक्ट किया हुआ था उससे कम से कम 5-6 बिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग आपको चाहिए। अब हमारा IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर का है। तो मेरा ख्याल है कि IMF से अगर आप कर सकते हैं गुफ्तगू, तो ये कम से कम 12-12.5 बिलियन डॉलर्स का प्रोग्राम होना चाहिए, विच विल रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट कि अमेरिका का भी प्रेशर आए और बाकियों का आए, ताकि आपको ये एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग मिल जाए। राइट। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी इन अ वे है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं, इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, इसको हम डिसरप्ट ना करें। ऑलरेडी हमने स्कूलों को कर दिया है डिसरप्ट, रिटेल ट्रेड को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और उससे जाहिर है कि सप्लाई चेन बाद में अफेक्ट होगी, फैक्ट्रियां भी बंद होंगी। रोज़ाना के लिहाज से जब आप दुकानों को बंद करेंगे, हर इकनॉमिक एक्टिविटी को बंद करेंगे, तो GDP पे उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे कोविड के दौरान हमने सप्लाई चेन्स को सपोर्ट दी थी, जी। वी नीड द सेंट्रल बैंक के ये इंश्योर करे कि कोई हमारी इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए और कारोबार चलता रहना चाहिए। तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा ये बनता है कि आपको हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको वाकई आपको कम करने पड़ेंगे। अगर 50 जी, ये मिनिस्ट्रीज आपने आप दुरुस्त चला रहे फरमाया कि हैं वाक़ई कम करने पड़ेंगे। अभी, कहने की हद अब तक नहीं, यानी कि वाक़ई कम करने पड़ेंगे। जो कुछ अभी तक हुआ है हाँ, डॉक्टर साहब, उससे मुतमईन हैं आप, या वो सिर्फ़ कह लीजिए कि सिर्फ़ एक दिखावा है, कहने की बात है, कोई खातिर का कोई ख़ास कमी नहीं है, कोई नहीं, किफ़ायतशारी नाम है? उसमें एक ही स्ट्रेटेजिक चीज़ है कि आप हुकूमत को फीड करते जाएं, उसके कैश फ्लोज रहें। लेवी भी आप बढ़ाते चले जा रहे हैं क्योंकि आपका बजट जो है उसके टारगेट से आप नीचे हैं, सो आप उसको रेस कर रहे हैं। सो ये तो आई मीन बिल्कुल अवाम को आपने के सर पे आप नाच रहे हैं और हुकूमत ले रही है पैसे। लेकिन आई थिंक ये वक्त आ गया कि रियल रिफॉर्म्स करें और हुकूमत को छोटा करें। ये आप बंद कर सकते हैं, आधी हुकूमत बंद कर देंगे, इकॉनमी बड़ी अच्छी चलेगी। जो आपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हुकूमती हैं मामलात मैनेज के, डॉक्टर साहब कैसे वो बंद चलेंगे? करें। हुकूमती मुल्क मामलात, के आधी हुकूमत बंद करने से हुकूमती मामलात चल लेंगे, आप समझते हैं वो बिला वजह का बोझ है? एब्सोल्युटली है, आप हुकूमत छोटी करें तो बड़े अच्छे चलेंगे। बहुत अमन आ जाएगा पाकिस्तान में अगर हुकूमत जो है वो इस तरह से अपना जो असर तो इस्तेमाल कर रही है, तो पाकिस्तान में वो बिल्कुल अमन आ जाएगा। लोग काम करेंगे, आपकी फैक्ट्रियां चलेंगी, अच्छा, नाउ इन्वेस्टमेंट दैट्स अ आनी वेरी शुरू हो इंटरेस्टिंग पॉइंट। जाएगी। मैं आगे बढ़ूंगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। ज़रा खुर्द साहब, पहले ज़रा अमेरिका ईरान जंग पर बात कर लेते हैं। महंगाई तो एक दुखती रग है मेरे ख्याल से हम सभी की। अब वो तबकात वाली बात नहीं रह गई हुई।
अब सभी तबके कहीं ना कहीं उससे मुतासिर हैं, लेकिन विल कम टू दैट। थोड़ी सी बात पहले, आई वांट टू नो योर टेक ऑन द वॉर दैट्स गोइंग ऑन। थोड़ा सा ज़रा डोनाल्ड ट्रंप, जिनको शायद आप समझे हों, हमें भी समझाने की कोशिश करें। देखिए, अगेन ब्रिगेडियर साहब ने स्ट्रेटजी पर बात कर लिया, तो ज़ाहिर है मैं उस पर नहीं बात करूंगा। सलमान साहब से बेहतर कौन समझ सकते हैं कि मुआशी मामला के साथ कैसे निपटा जाए। एक जो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है मेरा ख्याल है वो है ट्रम्प की अपनी पर्सनैलिटी, और ब्रिगेडियर साहब ने उसकी तरफ इशारा तो किया है, तो मैं थोड़ा सा इसमें तफसील में बात करता हूँ। जी प्लीज। लेट्स अंडरस्टैंड हु ही इज। ये एक नार्सिसिस्ट है, और एक नार्सिसिस्ट सोशियोपैथ है मेरी मेरी नजर में। जिसको और किसी की परवाह नहीं सिवाय अपने जात की। आपकी इसकी पूरी करियर देख लें तो जो इसके सबसे करीबी साथी हैं उनको ही ये डिच कर देता है ओवर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो ये इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है। हाल में ही अभी जो आप पीट हेग्सेट की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल बड़ी धुएंधार कांग्रेचुलर हियरिंग थी। उसके साथ साथ एक और खबर आती है जो बहुत लोगों ने मिस की है, कि ट्रंप ने ऐलान ये भी किया है कि एक नई क्लास ऑफ बैटलशिप्स लॉन्च होगी अमेरिका में, जिसका नाम होगा, और ये कोई हैरानकुन बात नहीं होनी चाहिए, ट्रंप क्लास ऑफ बैटलशिप्स। और हर बैटलशिप तकरीबन $17 बिलियन की होगी। अब ये बंदा है, ये वो बंदा है जो नए पासपोर्ट्स लॉन्च कर रहा है जिसके ऊपर ट्रंप की शक्ल जी जी, हो, ट्रंप की तस्वीर जो बकायदा उनकी एक बड़ी होगी। बड़ी प्राइस है लेने के लिए उसको। बड़ी प्राइस है, वो प्रीमियम पासपोर्ट्स हैं। ये वही बंदा है जो कह रहा, जो जिसके मतलब टावर का नाम है ट्रम्प टावर, जिसके स्टेक्स का नाम है ट्रम्प स्टेक्स, राइट। और तो जो जब कल इस हुआ है तरह सर, जो कल हुआ है, जी, जो कल हुआ है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, कल स्ट्रेट ऑफ ट्रंप हो गई है। स्टेट ऑफ ट्रम्प हो गई है ना। तो मतलब देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अगर ईरान बाकी एक समझौता चाहता है तो आप कह देंगे यार बस सही है, कंट्रोल हमारा रहेगा, नाम आपका होगा, ठीक है। और जो भी हमें डॉलर मिलता है इसमें से 10 में से हम आपको मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने कभी देखी है। आप सिर्फ इतना देख लें कि पॉली मार्केट और कलशी जो है, जहां पर जियो पोलिटिकल इवेंट्स पर सट्टा लग रहा होता है आसान अल्फाज में, ये दोनों राइवल कंपनीज हैं। और इनमें एक जो सिमिलर पॉइंट है वो क्या है, एक तो वो एक ही कारोबार है, दोनों के बोर्ड्स पर और दोनों में इन्वेस्टमेंट किसकी है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की। अभी हाल में एक कजाकी मेरा ख्याल है ऑयल कंपनी है या माइनिंग कंपनी है, उनको एक वेवर इसलिए ही मिला है क्योंकि उसमें ट्रम्प फैमिली की इन्वेस्टमेंट है। आई मीन द ट्रेल गोज ऑन। तो जब आप इस तरह के राइट। बंदे के साथ डील कर रहे हैं, इसकी एक ही कमजोरी होती है, एक चीज है जो ये कभी कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो है कि ये दुनिया की आंखों में और औरों की आंखों में कमजोर नजर आए। आई थिंक ईरान नोज दिस। इसीलिए ईरान, और जाहिर है कि उनके पास रशिया की भी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स की ब्रीफिंग्स हैं, चाइना की भी है, सब कुछ है। और ये कोई बहुत ज्यादा आपको महारत की जरूरत भी नहीं है ट्रम्प की पर्सनैलिटी को एनालाइज करने का। ही इज एन ईगोटिस्ट, ही इज एन ईगोसेंट्रिक पर्सन। और राइट। जब तक उसको कोई फेस सेविंग एग्जिट, अपने उसके नजर में जो भी फेस सेविंग एग्जिट नहीं मिलेगी, तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक अजीब सी कैफियत है इस वक्त, जिसमें ना जंग है और ना अमन है, वो चलती रहेगी। बुनियादी सवाल तो इस वक्त ये है कि अमेरिका नाकाबंदी कब तक बरकरार रख सकता है, और ईरान कब तक नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि अब ईरान की जो एपेटाइट है फॉर पेन, इट इज ग्रेटर देन अमेरिकाज, स्पेशली जब ये इवेंचुअली ये फ्यूल की जो अब इस वक्त जो इनसेन प्राइसेस चल रही हैं ब्रेंट की, आई थिंक 120 से शायद तजव्वुज कर किया है, वो जब अमेरिकन वोटर के पोलैंड को हिट करेगा, उसके कुछ माह बाद शायद अमेरिकन सदर पर इसका असर पड़े। और जाहिर है कि ईरान की स्ट्रेटजी यही है। अब अगेन इट इज अमेजिंग कि जब ये पेंटागन की सेंटकॉम की ब्रीफिंग देखें या पीट हेग्सेट सेक्रेटरी ऑफ वॉर क्राइम्स की ब्रीफिंग देखें, वो उसमें हमें यही बात हो रही होती है कि नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये आप नए हुर्मुज़ बंद करेंगे। हाउ कुड यू नॉट इमेजिन दैट? बिकॉज आपका ईगो इतना ह्यूज है कि आप सोच ही नहीं सकते थे कि इफ आई एम प्लेइंग चेस तो दूसरी साइड के पास भी एक मूव आता है, राइट। लेकिन सो ज़रा एट साहब द मुझे ये मोमेंट, बताइएगा कि अब जो जंग जब शुरू हुई और उसके बाद से जितने दिन जारी रही, तो ईरान का तेल बाहर जा रहा था। अब ये नाकाबंदी के बाद ईरान को खुद मुश्किलात हैं। अब उनका तेल, आज कुछ इतलात हैं बट आई एम नॉट श्योर वो कितनी ऑथेंटिक हैं, जी, लेकिन उस तरीके से उनका तेल नहीं जा रहा बाहर। एक और मैं सर्वे पढ़ रहा था, एक और रिपोर्ट थी जो बता रही थी
कि शायद ईरान की अपनी जो प्रोडक्शन है उसके तेल के कुएं सूखना शुरू हो जाएंगे, अब आगे उसके लिए खुद मुश्किलात पैदा होंगी। तो आपने कहा एपेटाइट ईरान का बड़ा है, कितना? सवाल तो ये है, ट्रंप तो बार बार आज मेरा भी ये ख्याल बात है कर रहे हैं कि मेरा- ईरान घुटनों पर है, तंग हो गया है, डील चाह रहा है। डू यू रियली थिंक कि ऐसा अब बिल्कुल हो चुका है? नहीं, आई थिंक डील तो सभी चाहते हैं, राइट। और अगेन देखें, अगेन जैसे आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जो चीजें पब्लिक में कही जाती हैं वो सिर्फ इंटरनेशनल पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती, वो इंटरनल पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी होती हैं। और जैसे हमने देखा ईरानियन मीडिया की मुख्तलिफ शाखों की मैसेजिंग भी मुख्तलिफ है। जैसे कि तस्नीम न्यूज एजेंसी IRGC के साथ काफी करीब है, तो उसमें आपने देखा कि बकायदा अराची साहब पर एक डायरेक्ट नाम लेकर भी हमला किया गया। ईरान की भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया का मीशत का ब्रेकिंग पॉइंट उससे पहले आएगा, एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ कंट्रीज जैसे कि रूस को तो मेरा ख्याल है रूस तो चाहेगा कि ये सिचुएशन सालों तक चलती रहे, क्योंकि जितनी उनके तेल बिका है पिछले महीने में, वो तो मेरा ख्याल है पिछले कई सालों में इतना इतना अमाउंट नहीं है। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर। ईरान ने 5 दहाइयां सैंक्शंस भी झेली हैं, उसके बावजूद एक वर्ल्ड क्लास मिसाइल एंड ड्रोन प्रोग्राम पैदा किया है। अगर एक जो खतरा था मेरा ख्याल है कि ईरान की हुकूमत को, वो था कि अवाम कुछ हद तक बज़ाहिर उनके खिलाफ हो रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन बमबारी ने ईरानियों को भी मुतहद कर दिया है। और अगरचे देयर वो इज नो अपनी डाउट अबाउट हुकूमत इट। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, हर चीज़ का थ्रेशोल्ड यकीनन अपनी जगह पर। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट थी जो जाहिर कर रही थी कि $1 अरब एक दिन की जंग का खर्चा था अमेरिका का। आई डोंट नो ये कितना दुरुस्त है, बट इस तरह के फिगर सामने आ रहे थे। ईरान की अपनी एक थ्रेशोल्ड है, और फिर पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो सफ़र कर रहे हैं। डू यू थिंक कि ये एक पॉइंट अब आ चुका है कि इससे आगे अब तेल की कीमतें भी नहीं फ़ी बैरल जा सकती, बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे, सर्वाइवल का मसला हो जाएगा एक बहुत बड़े तबके को, तो लिहाजा दिस हैज़ रीच टू अ पॉइंट जहां अब ये सोल्यूशन की तरफ जाना है मामला? देखें अरसलान, बात यह है कि एक तकरीबन 2 महीने गुजर गए हैं इस बार, और अब ट्रंप को, USA को, बीइंग अ सुपर पावर, उनको ये रियलाइज होना चाहिए कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस हो चुके हैं। दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आप उनकी स्टेट देख लें, वहाँ पर ऑयल की लाइनें लगी हुई हैं, गैस स्टेशन के ऊपर, पेट्रोल स्टेशन के ऊपर। इंडस्ट्री बंद होने के करीब है, लेबर की जॉब ख़त्म हो जाएंगी, उससे और कनेक्टेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। बट मिस्टर ट्रम्प जैसे अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। ही इज़ नॉट पुश्ड अबाउट एनीबॉडी एल्स। उसको सिर्फ चाहिए अपने बिजनेस, और इस दौरान में कि कितने ज़्यादा उन्होंने पैसा कमा लिया है जो शुरू में स्टार्ट जिस तरीके से उन्होंने वॉर की है। और उसके बाद आप इस वक्त देखें कि जो कंडीशन हुई हैं, लड़ाई चाहते नहीं हैं, टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं, चाह सिर्फ ये रहे हैं कि किसी दुनिया को, आप मुझे बताएं, फंस इसलिए गए हैं, दे थॉट के जी एक हफ्ते में हम ईरान को बिल्कुल फारिग कर देंगे, रजीम चेंज हो जाएगी, जी, उसके बाद वहाँ पर जाके ज़्यादा पहलवी के बेटे को ला के बिठा देंगे, वो इसराइल को रिकग्नाइज कर लेगा। शायद स्टेट ऑफ हॉर्मोज को उन्होंने सोचा, इसलिए कि नौबत नहीं आएगी इस करने के लिए। ऑयल और गैस पे अमेरिका कब्जा कर लेगा, और दैट इज़ द एंड ऑफ इट। दैट दे वेंट फॉर मिस कैलकुलेशन, और वहाँ पर जो उनको समझ आई है, प्रॉब्लम हुई है, दे अंडरस्टूड, जिसकी वजह से आप अपने नेटो देख लें, उनके साथ नहीं खड़ा, यूरोपियन यूनिट साथ नहीं है, खलीज ममालिक बहुत सख्त नाराज हैं। दे थिंक दे बिन बिट्रेल्ड बाय अमेरिकन के। जब वक्त आया तो जाके इजराइल की सपोर्ट करने लग गए, प्रोटेक्शन के लिए इनको छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ों में देखें, इस वक्त अमेरिका इज नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट। और उसके साथ अब तो टाइम भी गुजर गया, अगेन दे विल हैव टू गो फॉर 30 डेज भी करने हैं, 2 महीने करने हैं, दे हैव टू गो टू कांग्रेस टू गेट परमिशन। इसमें इसकी इन एनवायरनमेंट्स के अंदर बहुत ही सीरियस सिचुएशन आ रही है इकॉनमी की। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया, यूरोपियन यूनियन को देख लें, एवरीबॉडी इज कीपिंग क्वाइट। अमेरिका को कोई पूछ नहीं रहा, ये उनसे बात नहीं कर रहा, ये कोई डेलीगेशन जाए वहाँ पर, मेड अमेरिकन अंडरस्टैंड कि भाई यू प्लेइंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस के साथ। ईरान ने भी कुछ कोशिश की है कि ट्रेन के थ्रू, वो ताजिकिस्तान से उसने जाना, ऑयल ले जाना शुरू कर दिया चाइना की तरफ, दैट युआन के अंदर लेके जा रहे हैं, इससे अमेरिका को फर्क पड़ जाएगा।
लेकिन सिचुएशन ये है कि इससे पाकिस्तान से मालिक को बहुत फर्क पड़ रहा है। अब हमें अपने इसके लिए क्या करने की जरूरत है? बात यह है कि देखिए, हमने ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं की। ये खाली ये कह देना जी कि हमने वो दफ्तरों के टाइमिंग खत्म कर दिए, 8 बजे बंद कर दी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपने क्या एफबीआर से आपने कोई रिकवरी, आप जितने कंटेनर आ रहे हैं ड्राई पोर्ट्स के ऊपर देखें वहाँ पर क्या हाल हो रहा है, उसी तरह करप्शन चल रही है। एयरपोर्ट पे उसी तरह करप्शन चल रही है। तो व्हाट हैव यू डन इट? इनकम टैक्स कमिश्नर का बिल्कुल देख लें, सही। उसी तरह काम कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, ये 3000 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं डॉक्टर साहब की जाने पाऊँगा। डॉक्टर साहब, ईरान के हवाले से एक जो आज की ताज़ा खबर और डेवलपमेंट थी और है, वो ये है कि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया उसको रूट अपना, कि आप पाकिस्तान के थ्रू जा सकते हैं। कराची है, गवादर है, गडानी है, एंड देन वहाँ से होते हुए आप अपना बाय रोड चीज़ें यहाँ से भेजें भी और वहाँ से मंगाएं भी। ये कैसी मूव है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? आई थिंक ये पाकिस्तान की बड़ी बोल्ड मूव है, क्योंकि आमतौर पे पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे चलता है। तो जाहिर है कि अगर अमेरिकन ब्लॉकेड को का तोड़ पाकिस्तान उनको दे देगा और हम गवादर और कराची से उनकी सप्लाई चेन्स खोल देंगे, जी, तो अल्टीमेटली तो उनकी ऑयल एंड गैस भी इधर से जा सकती है। और ये आई थिंक अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में यही होगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। जैसे अमेरिका का नॉर्थ कोरिया से चलता ही जा रहा है, उसी तरह का होगा। और ये पाकिस्तान इसमें बड़ा कलीदी रोल ये प्ले कर सकता है कि रीजन में एक किस्म की जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करे, ताकि इसका रीजनल इकोनॉमी पे कम से कम असर हो। तो आई थिंक ये मूव तो अच्छी है। वी हैव टू वेट एंड सी कि अमेरिका इसके ऊपर क्या रद्द अमल देता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रेवेन्यू इससे आ सकती है। और राइट। हमने देखा है कि जब अमेरिका कोरिया की जंग में था या वियतनाम की जंग में था, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा फायदा हुआ था, क्योंकि वो सप्लाई करते थे चीज़ें उन जंगों में। तो आई थिंक कि ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को कुचलने पे लगे हुए हैं और उनके ऊपर सारा मलबा गिरा रहे हैं। हमें रियली देखना चाहिए कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं। राइट और डॉक्टर साहब, बिल्कुल पॉइंट इवन आपका आ इन गया। सऊदी अरेबिया, ईरान को प्रॉस्पेरिटी रीजन भी बन सकता है, सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। एससीओ का बहुत बड़ा रोल नज़र आ रहा है। तो एक पूरी रीवायरिंग हो रही है इस रीजन की। तो ठीक है। उस रिवायरिंग में ये ट्रेड रूट्स भी चेंज होंगे, सिक्योरिटी के जो राइट डॉक्टर चीज़ें हैं साहब, वो भी पॉइंट चेंज आपका आ होंगी। गया। मुझे ज़रार खोड़ो साहब का भी ज़रा मैं महंगाई पर पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ। ज़रार साहब, को 150 रुपया तो 400 फी लीटर में टैक्सेस हैं, क्लोजर टू 150, इफ़ नॉट एग्जैक्टली 150, फलाने 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 चार्जेस। अब वो पूरा मलबा आप डालें कि आलमी मंडी, नो डाउट कि वो एक रीज़न है, बट ये जो इस वक्त महंगाई की लहर आई है, किस तरीके से इसको कोई डील कर सकता है या कर पाएगा, और कितनी इफ़ेक्टिव आपको सब्सिडीज़ नज़र आ रही हैं? वो टारगेटेड नहीं है, वो टारगेटेड को डाटाबेस नहीं है, किस तरीके से होगा? कुछ मखसूस तबका फ़ायदा उठाएगा, असल लोगों तक जो मुस्तहिकीन हैं उन तक चीज़ नहीं पहुँचेगी। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? देखिए, जब भी there's a crisis, the rich get richer and the poor get poorer। हमने ये कोविड में भी देखा है, और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान तक ये बात महदूद नहीं है। हालांकि हमने हमारे एक मुख्तलिफ नौइयत के मसले हैं और वो काफी पेचीदा हैं। आई डोंट सी कि हुकूमत सब्सिडी दे सकती है। आई मीन, अगर हुकूमत ने सब्सिडी दी कोई सिग्निफिकेंट किस्म की, तो मेरा ख्याल है कि वी विल ब्लीड आउट फाइनेंशियली विद इन मंथ्स। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? मुझे तो, अगेन, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, मैं इसमें ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा लेवीज और टैक्स नहीं नहीं, स्ट्रक्चर्स जस्ट पर मैं लाइक बात नहीं। मैं तो पब्लिक पल्स जी, जानना चाह रहा हूँ, और वो जो आप देख नहीं, रहे हैं ना, आप पब्लिक फील कर रहे हैं। पब्लिक पब्लिक का तो आपको पता है सर, पब्लिक का तो बुरा हाल है। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हर तबके पर असर पड़ रहा है, लेकिन जहां आपकी गुर्बत की शराय 40% से ज्यादा है, तो अब तो मेरा ख्याल है कि 55-60 तक पहुंच जाएगी शायद। अगेन, आई एम जस्ट, दिस इज जस्ट एक मेरा मफरूजा है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म।
अभी शॉर्ट टर्म में हम क्या देख रहे हैं? हम शॉर्ट टर्म में हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अप्रैल का हिसाब लगाएं, सिर्फ अप्रैल के महीने का हिसाब लगाएं, तो ग्वादर हैज सीन आई थिंक 11,000 शिपिंग कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट के लिए। और ये शायद कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है अगर आप बैनुल अक़वामी बंदरगाहों का जायजा लें, लेकिन फिर हम ये भी ध्यान में रखें कि पूरे सन 2025 में 8,300 कंटेनर। So Gwadar has done more business in a month than it has done in a year, right? और ये बात होती है कैपेसिटी की। आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि जब आपको वो कैपेसिटी इस्तेमाल करनी पड़े आपके पास वो अवेलेबल हो। ये नहीं कि सर 2 साल बाद बन जाएगी, उस वक्त तक इट्स टू लेट, राइट? दूसरी चीज ये है कि अगेन कुछ मतलब उम्मीद की किरणें भी नजर आती हैं, और उनमें से एक है कि यार देखिए, माना कि पिछले माह लोड शेडिंग हुई थी पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, नॉर्दर्न एरियाज में, मानते हैं वो अभी एज सच उस लेवल की नहीं है। हालांकि आप देखें कि श्रीलंका जैसे मुल्क में 5 जो उनके फर्टिलाइजर के प्लांट हैं, 4 बंद कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने फ्यूल भेजना है पावर जनरेशन की तरफ। अब ये एक सॉर्ट ऑफ अनरिकग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की कि ओवर द इयर्स हमारा बेस लोड चले हाइडल तो था, हमने रिन्यूएबल्स की तरफ भी गए हैं, सोलर वो चले अवाम ने खुद ही किया है मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स भी थे, एंड न्यूक्लियर, राइट? ये सारी चीजें हमारे हाथ में, एंड देन लोकल कोल भी इस्तेमाल हो रहा है कुछ हद तक। मैं आपको एग्जैक्ट दादोशुमार इसमें नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि कम से कम हमारी जो पावर जनरेशन है वो 70 से 80% इंसुलेटेड है फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। अब इस बात को आगे ले जाएं, हमारा मेन क्या मसला है? आई मीन डॉक्टर सलमान ये बहुत बेहतर जानते होंगे। मेरा ख्याल है कि हमारा मेन जो इंपोर्ट बिल में जो आइटम आता है वो तो फ्यूल है ना। हम अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए, जनरेटर्स को चलाने के लिए, कारखानों को चलाने के लिए, अगर अब हम स्टेट लेवल पर डिसाइड करें कि हमने शिफ्ट करना है कंप्लीटली या मोस्टली टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो हमारा फ्यूल बिल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, राइट? अगर हम कहते हैं कि यार हमारी ग्रिड में बिजली इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इफ वी मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ना सिर्फ आपका ये जो स्मॉग और पोल्यूशन का मसला है ये कुछ हद तक हल होता है, लेकिन आपके फ्यूल इंपोर्ट बिल पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। देन इट सेट्स अप स्मॉल बिजनेसेस। जो आपके जो पंक्चर वाले हैं वो 4 अगर सोलर पैनल लगा के वहां पर चार्जिंग स्टेशन लगा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्ड करना है, आप बिल्ड करेंगे तो देखिए दुनिया पहले ही इस तरफ जा रही है। यू राइट साहब, बिल्कुल मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हो रहा है, बट जो बातें आपने पॉइंट आउट की दे आर एब्सोल्युटली राइट। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।